देखिएगा नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक चार्ज का, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दिस वन द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इज द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें क्या क्या चीज़ होता है, जैसे थोड़ा सा एक एग्जांपल समझिए। जैसे हम सब जो इंसान है, हम सब जो आदमी है, हम सब का जो शरीर है वो किससे बना है? तो आप लोग कहिएगा कि सर सेल से बना है। तो मतलब ये हुआ कि आदमी का शरीर का सबसे छोटा पार्ट, सबसे छोटा चीज़ क्या है? सेल है। तो बहुत सारा सेल मिलके एक आदमी का शरीर को निर्माण करता है। उसी तरह से किसी भी चार्ज बॉडी का, जो चार्ज होता है उसका सबसे छोटा इकाई को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। समझे? जैसे कि आदमी के शरीर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट, सबसे स्मॉलेस्ट जो टिश्यूज होता है उसको सेल्स बोलते हैं, सेल्स बोला जाता है। तो सबसे छोटा पार्ट चार्ज का, कहीं किसी बॉडी में आप कहिएगा कि सर इस पे चार्ज डेवलप है, तो इस पे जो चार्ज डेवलप है उस चार्ज का जो सबसे छोटा पार्ट है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, है ना। अब थोड़ा समझिएगा, जो चार्ज जो होता है, जैसे देखिए यही पेन है, आप इसको इक्वली भाग में काट दीजिए तो जो छोटा छोटा पार्ट बनेगा उसको बोलते हैं डिस्क्रीट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट। और ये पूरा का पूरा एक साथ ऐसे अगर जुटा हुआ है तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। जैसे ये स्केल है, जैसे क्या है ये दोस्त, ये स्केल है, ये जो स्केल है ये पूरा का पूरा इस तरह से अगर जुटा हुआ तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस बॉडी। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस बॉडी। लेकिन अगर हम इसी को छोटा छोटा पार्ट में काट दे तो यही कंटिन्यूअस बॉडी क्या कहलाएगा? डिस्क्रीट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डिस्क्रीट। समझे? तो यहां पर देखिएगा क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या कहा जाता है? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में ये कहा जाता है कि किसी भी बॉडी पे चार्ज, हम तो सबसे पहला क्लास में यही बताए थे कि किसी भी बॉडी पे चार्ज कैसे डेवलप होता है। तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज डेवलप होता है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के वजह से होता है। अगर किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन अगर इजेक्ट हो जाए, बाहर निकल जाएगा, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। और अगर किसी भी एटम पे कहीं से इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो उस पर कौन सा चार्ज डेवलप होता है? नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। मतलब कि अगर जो चार्ज बॉडी है उस पर अगर कहीं पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, कहीं पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, तो वहाँ पर एक ही काउज हो सकता है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। सपोज करो कि ये एक बॉडी है और इसको हम इससे ऐसे करके रब करते हैं, ऐसे करके रब करेंगे तो इसका चार्ज इस पे अगर ट्रांसफर होता है तो जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है एक बॉडी से किसी दूसरे बॉडी पे, तो वो डिस्क्रीट अमाउंट में ट्रांसफर होता है। डिस्क्रीट करने का मतलब पहले एगो निकला, फिर दूसरा का निकला, फिर तीसरा निकला, फिर चौथा फोर्थ वाला निकला, फिर 5 वाला निकला। इस तरह से निकलता है। ऐसा नहीं होगा कि एकदम एक ही बार पूरा का पूरा निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हम वही आपको बताना चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में वो डिस्क्रीट अमाउंट में होता है, और जो सबसे छोटा डिस्क्रीट अमाउंट होता है उसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन। क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन। वही देखिएगा, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, द एक्सपेरिमेंटल फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक चार्ज अकर इन डिस्क्रीट अमाउंट इंस्टीड ऑफ कंटिन्यूअस अमाउंट। हम आपको ये कहना चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज कहीं पे पाया जाता है वो डिस्क्रीट अमाउंट में पाया जाता है इंस्टीड ऑफ कंटिन्यूअस अमाउंट। कंटिन्यूअस अमाउंट में नहीं होता है। कोई अगर एटम है तो एटम का ये न्यूक्लियस हो गया और ये क्या हो गया? ऑर्बिट हो गया। क्या हो गया दोस्त? ऑर्बिट हो गया। और इस ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होगा, पहले यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, फिर इस तरह से निकलता है बाहर, फिर ये वाला निकलेगा, फिर ये वाला, इस तरह से बाहर निकलता है ना। इस तरह से एक का वो करके डिस्क्रीट फॉर्म में। ऐसा नहीं होगा कि एक ही बार में सारा का सारा निकल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। इसमें 1 2 3 4 5 6 को अगर और आउटरमोस्ट ऑर्बिट में है तो सारा का सारा एक ही बार नहीं निकलेगा, पहले ये निकलेगा, फिर ये निकलेगा, एक का करके निकलता है। वही यहाँ पर लिखा गया है, द एक्सपेरिमेंटल फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक चार्ज अकर इन डिस्क्रीट अमाउंट इंस्टीड ऑफ द कंटिन्यूअस अमाउंट।
इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो डिस्क्रीट अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है ना। टोटल चार्ज ऑफ एनी बॉडी इज ऑलवेज एंड, अब देखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टोटल चार्ज किसी भी बॉडी पर अगर कोई चार्ज डेवलप हुआ है किसी, जैसे देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, सपोज कर लो कि ये एक बॉडी है, ये एक एटम्स है, तो इस पे मान लिया कि ये पूरा का पूरा चार्ज आया, तो इस पे जो चार्ज आता है वो हमेशा जितना यहाँ से निकलता है उतना ही इस पे जाता है। तो ये क्या गो निकला, 1 2 3 4 5 गो यहाँ से निकला, तो इस पे क्या हो गया, 5 हो गया। तो ये हमेशा होता है जो इंटीग्रल मल्टीपुल में होता है, ऐसा नहीं होगा कि 5.5 को चार्ज इस पे जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। 5.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा, समझिएगा थोड़ा सा। हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, ऐसा कभी नहीं होगा कि 5.5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा या 6.5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। मतलब फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता है, जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो वो इंटीग्रल फॉर्म में होता है। वही देखिए लिखे हैं, टोटल चार्ज ऑफ एनी बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल, देखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त, इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन। बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज का जो सबसे छोटा यूनिट है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये जब भी ट्रांसफ़र होगा, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर जब ट्रांसफ़र होगा तो वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपुल में होगा। डैट इज सो क्यू बराबर, अगर हम कहें कि इस पर क्यू चार्ज डेवलप हुआ, ठीक है ना, तो क्यू बराबर क्या होगा भाई, क्यू बराबर होगा n इंटू ई होगा, जहाँ पर ई क्या है, ई का वैल्यू वही है, ई का वैल्यू क्या है भाई, ई को बोलते हैं -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, दिस इज द चार्ज ऑफ ई, दिस इज द चार्ज ऑफ ई। और जहाँ पर n क्या है, समझो अब n क्या है भाई, n क्या है, नंबर ऑफ चार्ज ट्रांसफर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज नहीं दोस्त, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। जैसे देखो ये यहाँ से इसके पास गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ गया और इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या घट गया, तो इसके लिए हम माइनस का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, और ये अगर एक्सेप्ट कर लिया तो इसके लिए प्लस का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो यहाँ पर जो n होता है वो 0 हो सकता है, +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, +-3 हो सकता है, +-4 हो सकता है, इसी तरह से हो सकता है। 0 कहने का मतलब कोई ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, +1 कहने का मतलब ये हुआ कि इसके पास एक बढ़ गया, -1 कहने का मतलब कि इसके पास एक गो घट गया, +2 कहने का मतलब इसके पास 2 गो बढ़ गया और इसके पास 2 गो घट गया, कब माइनस करेंगे तब। तो यही हम लिखे हैं कि n का जो वैल्यू होगा वो प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा। अगर किसी से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है बाहर, किसी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो उसके लिए हम भाई माइनस को रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी के पास अगर इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो उसके लिए हम प्लस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो Q होगा वो हमेशा n इंटू ई के बराबर होगा। n इज द इंटीजर एंड E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉइंट क्लियर ना, आया सब कुछ समझ में आता। तो इसके बेसिस पे सवाल भी आता है, ऑब्जेक्टिव सवाल भी आता है, भी हम आपको बताएंगे भी। अब देखिएगा एक छोटा सा पॉइंट लिखा है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज ऑफ एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ चार्ज मतलब इस बॉडी से चार्ज का ट्रांसफर इस पे हुआ या इससे इस पे हुआ, किसी पे भी होगा, लेकिन वो जब भी होगा तो वो इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होगा, इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होगा। हम आपको यही बताना चाह रहे हैं, कभी भी फ्रैक्शन में चार्ज का ट्रांसफर नहीं होता, कभी भी फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि सर यहाँ से 3.5 इलेक्ट्रॉन इस पे गया, ये गलत बात है। 3.5 इलेक्ट्रॉन कभी नहीं जाएगा। 3.5 कूलम जा सकता है, कूलम अलग चीज़ है, 3.5 कूलम जा सकता है, लेकिन 3.5 इलेक्ट्रॉन कभी भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र होगा वो हमेशा हर हालत में इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होगा। Q बराबर जो चार्ज का ट्रांसफर होगा वो n इंटू ई के बराबर होगा। पॉइंट क्लियर ना, यही आप लोगों का है। इसको आप उतारिएगा, लिखिएगा, फिर इसके बेसिस पे एक छोटा सा 1-2 सवाल हम बताते हैं, फिर आगे हम बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए कीजिएगा, फिर इतना इसके बाद हम आगे बात करते हैं। चलिए कीजिएगा, फटाफट उतार लीजिए, फिर आगे बात किया जाता है। अब देखिएगा भाई, उसके बेसिस पे एक सवाल हम लिए हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक्स चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये बड़ा फेमस सवाल होता है,
ठीक है ना। ये कभी कभी बहुत सारा एग्जामिनेशंस में ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछ दिया करता है कि एक कूलम ऑफ चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, इसका सॉल्यूशन देखिएगा हम कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं थोड़ा सा देखिएगा। लिखिएगा बी नो डैट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, क्या जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है भाई, N इंटू ई होता है, अब देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार से चार्ज कितना खाता है, Q बराबर कितना खाता है, 1 कूलम कहता है ना। कहता है एक 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 कूलम पे, ठीक है ना। और E का वैल्यू कितना होता है, E का वैल्यू होता है -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, है ना, 19 कूलम। इसका हम मैग्नीट्यूड का बात करेंगे तो सिर्फ हम इसका नॉमरिकल वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ पर क्या पुट होगा, दिस इज द पुट 1, अब बराबर n निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू कितना भाई 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो इसीलिए n का वैल्यू कितना होगा, n का वैल्यू होगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁹, है ना। ये क्या होगा, इसको ऊपर कीजिएगा तो 10⁻⁹ हो जाएगा प्लस में, अब बटा 1.6। इसका जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका जो कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका कैलकुलेशन आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस रिजल्ट को, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। इस रिजल्ट को ही याद रखिएगा। अगर आप इस रिजल्ट को भी सिर्फ याद रखते हैं तो आपको बहुत जगह ये फायदेमंद पहुंचाएगा। बहुत जगह सवाल में ये आया करता है कि एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक कूलम चार्ज में इतना सारा इलेक्ट्रॉन्स होता है, कितना 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होता है, कितने में, एक कूलम के चार्ज में। ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में ये सवाल दे दिया जाता है, ठीक है ना। इसको बनाइएगा, समझिएगा। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल सा है ये कॉन्सेप्ट, अभी आपको बताया है क्वांटाइजेशन से। Q बराबर क्या होता है, N इंटू ई होता है, N नंबर होता है, यही तो हमको निकालना है। E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स चार्ज है, -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इसका हम ये ले लिए वैल्यू, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, नंबर निकालना है, ये होगा, है ना। तो एक कूलम ऑफ चार्ज में इतना इलेक्ट्रॉन्स 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है एक कूलम के चार्ज में। इसको बनाइएगा, फिर हम कोई नेक्स्ट सवाल पे बात करते हैं, पहले इसको कीजिएगा। देखिएगा भाई, एक सवाल देखिए यहाँ पर दिया गया है। एक सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, कहता है इफ ए बॉडी गिव्स आउट 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड, किसी भी बॉडी से 10⁹ इलेक्ट्रॉन हर सेकेंड गिव आउट हो रहा है, मतलब बाहर निकल रहा है। हाउ मेनी टाइम रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट, तो कितना समय लगेगा एक कूलम के चार्ज को बाहर निकलने में, यही कह रहा है सवाल क्या कहा, थोड़ा सा इसको समझिएगा कि एक सेकेंड में, प्रत्येक सेकेंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स गिव आउट हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो एक कूलम का चार्ज को बाहर आने में कितना समय लगेगा, यही सवाल कह रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिएगा, इसका सॉल्यूशन देखिएगा, सॉल्यूशन देखिएगा। हम बात करते हैं टोटल चार्ज गिव आउट, गिव आउट फ्रॉम 1 सेकेंड, एक सेकेंड में आखिरकार कितना चार्ज गिव आउट हुआ, क्योंकि 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स गिव आउट हो रहा है ना। तो ये देखिए, ये Q बराबर क्या होता है, Q बराबर N इंटू ई होता है। तो N का वैल्यू दिया हुआ है कितना, N का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 10⁹ दिया हुआ है। तो यहां पर क्या होगा, 10⁹ इलेक्ट्रॉन निकलता है, और क्या इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी Q बराबर कितना होगा दोस्त बोलो, तो 1.6। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं, यहाँ पर निगेटिव नहीं लगा रहे हैं, बल्कि सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं। 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम, ये एक सेकेंड में वहां से जो चार्ज निकलता है, एक सेकेंड में, थोड़ा सा समझिएगा, एक सेकेंड में, हर सेकेंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन गिव आउट हो रहा है, हर सेकेंड में
10⁹ इलेक्ट्रॉन्स गिव आउट हो रहा है, तो 1 सेकेंड में टोटल चार्ज कितना गिव आउट हो रहा है भाई? 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम। तो कहता है कि हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू गेट टोटल 1 कूलम चार्ज। तो 1 कूलम चार्ज को गिव आउट होने में कितना समय लगेगा, यही तो सवाल कह रहा है कि 1 कूलम के चार्ज को गिव आउट होने में कितना समय लगेगा। ठीक है ना। तो अब चलिए देखिए, चूंकि 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम चार्ज गिव आउट इन 1 सेकेंड, तो इसीलिए भाई एक कूलम के चार्ज को गिव आउट होने में कितना लगेगा? 1/1.6 इंटू 10⁻10 सेकेंड लगेगा। यानी कहने का मतलब इसका जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो -10 ऊपर हो जाएगा, 10⁻10 हो जाएगा और नीचे क्या होगा? 1.6 हो जाएगा। इसका जब कैलकुलेशन कीजिएगा, इसका कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 6.25 इंटू 10⁻9 आ जाएगा। इतना सेकेंड लगेगा। ठीक है ना, इतना सेकेंड लगेगा। कितना सेकेंड लगेगा भाई? तो 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड लगेगा 1 कूलम के चार्ज को गिव आउट होने में, बाहर निकलने में उस बॉडी से कितना समय लगेगा? एकदम देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। ये सब सवाल जानते हैं एकदम इंपॉर्टेंट है। ये सब सवाल जो है एकदम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल है, एकदम ऑब्जेक्टिव सवाल, छोटा सा सवाल है, बहुत ही छोटा सा सवाल है। देखिए यही सब सवाल है। कहता है कि किसी भी बॉडी से 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड गिव आउट हो रहा है, बाहर निकल रहा है। कैसे निकलता होगा? सपोज कर लो तुम ही कंघी लेकर ना बाल झाड़ता होगा, तो देखता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। तो मान लो कि 1 सेकेंड में कितना? 10⁻9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। तो तुमसे तुम्हारे पूरे शरीर से 1 कूलम चार्ज का ट्रांसफर होने में कितना समय लगेगा? तो इतना समय लगेगा, 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड का समय लगेगा। ठीक है ना। अगर आप इसको टोटल इसको आप ईयर में बदलना चाहते हैं, टाइम इन ईयर साल में बदलना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? देखिए भाई, तो 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड हो गया। इसको 365 से भाग दे दो, 365 दिन गुना 24 घंटा और गुना 3600 सेकेंड करेगा ना ये। तो ये जब पूरा का पूरा काम करेगा, तो इसका आएगा 198.18 ईयर। मतलब दोस्त 198.18 ईयर में 198.18 ईयर में इतना चार्ज का ट्रांसफर होगा, 198.18 ईयर में 1 कूलम का चार्ज, 1 कूलम का चार्ज का ट्रांसफर 198.18 साल में लगेगा। समझो कितना धीरे धीरे निकलेगा। 198.18 ईयर में 1 कूलम का चार्ज निकलेगा। कब? जब उसके शरीर से 10⁻9 इलेक्ट्रॉन हर सेकेंड गिव आउट हो रहा है तब। ठीक है ना। तो इसी तरह का सवाल होता है, बहुत ही अच्छा सवाल होता है। एक सवाल और हम आप लोगों को देते हैं होमवर्क के लिए, आप लोग उसको बनाइएगा, बना के मेरे व्हाट्सएप पे भेजिएगा, मेरे नंबर पे भेजिएगा। तो लेकिन पहले इसको उतार लीजिए, बना लीजिए, उसके बाद वो हम सवाल को देते हैं। चलिए कीजिएगा। देखिए भाई, एक होमवर्क हम आप लोगों को दे रहे हैं, ये एक होमवर्क दे रहे हैं, बहुत ही एक अच्छा सवाल है। आप लोग इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा तो आराम से बन जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। सवाल कहता है हाउ मच पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज इज देयर ए 250 ग्राम ऑफ वाटर। 250 ग्राम ऑफ वाटर, पानी का 250 ग्राम में कितना पॉजिटिव या निगेटिव, जितना पॉजिटिव होगा उतना निगेटिव होगा। कितना पॉजिटिव और कितना निगेटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव कितना अवेलेबल रहेगा, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। इसका जो Q का वैल्यू आएगा वो आएगा 1.33 इंटू 7 कूलम, इतना आंसर आएगा। आप लोग इसको एकदम बनाने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। सवाल कहता है हाउ मच पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज इज देयर ए 250 ग्राम ऑफ वाटर। 250 ग्राम में 250 ग्राम ऑफ वाटर में कितना पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज अवेलेबल होगा, इसका आपको कैलकुलेशन करना है ना। यही आप लोगों का सवाल है। आप लोगों को अगर कुछ किसी भी तरह का और इसमें डिटेल में वीडियो सब कुछ चाहिए तो आप लोगों के लिए एक साइंस मास्टर पटना, देखिएगा साइंस मास्टर पटना एक ऐप है, प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले
प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा, उस पर मेरा सारा वीडियो अवेलेबल होगा, ठीक है ना। अगर आपको और कुछ पूछना है तो मेरा ये मोबाइल नंबर है 8709269915, ये मेरा मोबाइल नंबर है। अगर आपको कॉन्सेप्ट सही से समझ में आ रहा है तो आप हर तरह के सवाल को बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मेरा काम क्या है, मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना। मेरा काम यही है कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाए, बस इसी पे हम काम कर रहे हैं। कोई भी डाउट होगा तो आप हमको इस पे डायरेक्ट फ़ोन करके पूछ भी सकते हैं। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम इस पे बात करेंगे, ठीक है ना। एक पॉइंट और बताते हैं, देखिए कंजर्वेशन का बात हमने पहले भी कर चुका है। तो बेसिक प्रॉपर्टीज में एडिटिव भी हो गया, क्वांटाइजेशन हो गया, और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे हमने पहले भी वीडियो पे बात कर लिए हैं, इसलिए इसका हम आगे अब नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्लासेस में हम कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट करेंगे, वहीं से हम अब आगे बढ़ेंगे इसमें, ठीक है ना। तो इसमें इतना ही दूर तक, फिर आगे हम बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ पे। आज इतना ही दूर तक, ठीक, थैंक यू। मन लगा के पढ़िए, सवाल सब बनाइए। कॉन्सेप्ट अगर सही होगा तो हर तरह का न्यूमेरिकल बन जाएगा, कॉन्सेप्ट अगर सही नहीं होगा तो न्यूमेरिकल बनाने में प्रॉब्लम होगा, ठीक। थैंक यू, आज इतना ही दूर तक।